एल्गोरिदम था हमें फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, जैसे पहला नंबर है काउंटिंग का 0, दूसरा नंबर है 1, अब इन दोनों को प्लस करो 1, अब इन दोनों को प्लस करो 2, अब इन दोनों को प्लस करो 3, इन दोनों को प्लस करो 5, इन दोनों को प्लस करो 8, इन दोनों को प्लस करो 13। तो बेसिकली ये कहता है कि अगर ये नंबर आपका n है तो ये पीछे n-1 और उसके पीछे n-2 नंबर्स की एडिशन के इक्वल होता है। ये फिबोनाची सीरीज होती है। अगर आप इसका एल्गोरिदम लिखने लगोगे तो इस एल्गोरिदम को लिखने के कई अप्रोचेज हैं, ठीक है ना। जैसे एक रिकर्सन के थ्रू और एक आप लूप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अगर जैसे आपने रिकर्शन के थ्रू अप्लाई किया तो मान लीजिए वो कम टाइम ले रही है लेकिन मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले रही है, दोनों फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। आपका मोटिव क्या है, कम से कम टाइम ले, कम से कम मेमोरी स्पेस ले। लेकिन आपने जब इस एल्गोरिदम को रिकर्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, आपका टाइम तो कम हो रहा है लेकिन मेमोरी ज़्यादा टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन स्पेस कम ले रहा है। फिर क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए मैं इसको लूप के थ्रू करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, टाइम तो कम ले रहा है लेकिन मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले रहा है। तो बेसिकली समटाइम्स योर सोल्यूशन डजंट प्रोवाइड यू द बेस्ट फीचर्स फॉर बोथ द कम्प्लेक्सिटीज। एक एल्गोरिदम मान लो टाइम कम ले रहा है और एक एल्गोरिदम स्पेस कम ले रहा है, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली इन केसेस में टाइम को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, टाइम की वैल्यू ज़्यादा की जाती होती है। इसी सिचुएशन को कि ट्रेड ऑफ करते हो, इधर आप स्पेस कंसिडर करते हो, इधर आप टाइम कंसिडर करते हो, इसी को ट्रेड ऑफ कम्प्लेक्सिटी कहा जाता होता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। एग्जाम्पल बोला था तो ये रिकर्शन का कोड लिखा है मैंने सी लैंग्वेज के अंदर। फिबो रिकर्शन नाम है एल्गोरिदम का, एन एक आर्गुमेंट ले रहा है। जब एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, देखिए 1 से कम हो जब तक, तब तक के लिए आपको ये बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले दो नंबर तो चाहिए, तो रिटर्न एन। अदरवाइज n-1 और n-2 नंबर्स को ऐड करता जाए, ठीक है ना। इस अप्रोच में फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, एक्सपोनेंशियल में ले रहा है, लेकिन स्पेस कम होती है, स्पेस प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अब इसी एल्गोरिदम को अगर मैं डायनामिक अप्रोच से फॉलो करूँ, डायनामिक अप्रोच में हम एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक एरे बना के रख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि बार बार फंक्शन को कॉल ना किया जाए। इसकी वजह से ये इसका लीनियर टाइम तो हो जाता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेगी क्योंकि आपको हर बार एक नया एरे बनाना पड़ रहा है, हर बार आपको डाटा स्टोर करना कर रहा है। तो एक ये ट्रेड ऑफ हो गया, इधर आपको स्पेस मिल रहा है, इधर आपको टाइम मिल रहा है, दोनों फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल था ट्रेड ऑफ का। इसमें आप चाहें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे कि पहले अप्रोच में आप लीनियर सर्च समझा रहे हो, दूसरे अप्रोच में आप बाइनरी सर्च समझा रहे हो, इसलिए मैंने उस एग्जाम्पल को नहीं लिया। लेकिन आप अपने एग्जाम में अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप उसको ले सकते हो। ये आपके फर्स्ट के एक क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंक लिस्ट के इंसर्शन और डिलीशन का एल्गोरिदम लिखा हुआ था। लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम भी बार बार आ रहा है, एक बार लिंक लिस्ट का आता है, एक बार डबली लिंक लिस्ट का आता है। अभी उसने बोला नहीं है कि किस लिंक लिस्ट का लिखना है, तो मैंने अभी के लिए सिंगली लिंक लिस्ट को कंसिडर किया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब लिंक लिस्ट होती क्या है, लिंक लिस्ट में सब पहली चीज़ बात ये ध्यान रखिए कि एक नोड के दो हिस्से किए जाते हैं। पहले नोड में इंफॉर्मेशन रखी जाती है और दूसरे नोड में लिंक पार्ट को रखा जाता है, ठीक है ना। और इसको स्टार्टिंग पॉइंट आउट करने के लिए एक हेड नोड होता है, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बनती है। लिंक लिस्ट डायनेमिक होती है, ठीक है ना। लिंक लिस्ट में आपको कोई साइज़ नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। लिंक लिस्ट अपने हिसाब से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए अब आपके पास ये लिंक लिस्ट एक पड़ी हुई है, जैसे एक हेड नोड है 1 और इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है 10, तो इसका एड्रेस क्या है 1 जो कि हेड नोड में पड़ा हुआ है। इसके आगे कोई नोड नहीं है, इसलिए इसके लिंक पार्ट में हमने क्रॉस रखा हुआ है। क्रॉस मीन्स आगे ये लिस्ट खत्म हो रही है। अब आप यहाँ पे आप एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हो, तो इंसर्ट करने की तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो एकदम शुरुआत में, मतलब 10 के आगे आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे, या आप एकदम एंड में, मतलब कि एकदम एंड में इंसर्ट करोगे। कई बार अगर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो जैसे इन दोनों के बीच में आप लिंक लिस्ट एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हो, तो तीन जगहों पे एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। तीनों मेथड्स में आपको जो एलिमेंट इंसर्ट करना है उसको हम वैल्यू इंसर्ट करने उसको हम आइटम बोलते हैं। आइटम जिस नोड में जाती है उसको हम न्यू नोड बोलते हैं। लिंक अगले नोड का एड्रेस रखता है अपने पास। हेड नोड स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लिंक लिस्ट का एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है, और ये आप डायग्रामेटिकली बना के दिखा सकते थे कि पहले हमारी लिंक लिस्ट ऐसे लगेगी, पहले हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की है, बाद में इंसर्ट करने के बाद लिंक लिस्ट कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बिफोर और आफ्टर का डायग्राम बना सकते थे आप। अब इंसर्ट इन लिंक लिस्ट का कोड देखते हैं। देखिए अब होता क्या है,
जब आपकी लिंक लिस्ट बनती है ना, जैसे कि अगर मैं मेमोरी की बात करूँ, आपकी मेमोरी के अंदर मान लीजिए 5 नोड बनते हैं आपकी लिंक लिस्ट के। 5 नोड से मान लीजिए आपके दो नोड इन यूज़ हैं या एक नोड इन यूज़ है, तो 4 नोड फ्री पड़े हुए हैं। 5 नोड में से एक नोड यूज़ है तो 4 नोड फ्री हैं। जो फ्री नोड होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक अवेल लिस्ट बनती है, अवेलेबिलिटी ऑफ नोड्स कहा जाता होता है इसको, ठीक है ना। एक अवेलेबिलिटी लिस्ट बनी हुई है, तो मान लीजिए इसके साथ साथ एक अवेल नोड बना हुआ है जिसके अंदर हमने 2 नोड खाली रखा हुआ है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, कुछ इस तरीके के। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये 5 है। जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो यहाँ से एक नोड कम हो जाएगा और वो नोड जो है वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलॉन्ग विद लिंक लिस्ट हम एक अवेल लिस्ट बना के उसके थ्रू काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है जब भी किसी भी तरीके का इंसर्ट करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ओवरफ्लो मतलब आपके अवेलेबल नोड्स हो ही ना, कोई अवेलेबल नोड है ही नहीं, सारी मेमोरी भरी हुई है, तो इंसर्ट कहाँ से करोगे। तो अगर अवेल इक्वल टू नल है भैया तो ओवरफ्लो कह के ख़त्म कर दो और एग्जिट कर जाओ। लेकिन अगर आपका ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी अवेलेबल लिस्ट पड़ी हुई है। मान लीजिए एक 2 नंबर नोड है, 2 नंबर नोड खाली है और उसके आगे ये 3 नंबर नोड रखा गया है, इसके आगे जो मर्जी हो बात की बात है, और ये अवेल नोड है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस अवेल को भी तो एडजस्ट करूँगा, ये नोड मैं बाहर निकाल लूँगा, इस नोड को, अवेल नोड को, जो 2 नंबर का नोड है इसको मैं न्यू नोड कहूँगा। तो ये न्यू इक्वल टू अवेल, मतलब 2 नंबर नोड जो था इसको मैंने न्यू मान लिया। अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, जो अवेल है 2, इसके लिंक में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। अगली बार आप ऐसा करो कि ये अवेल नोड यहाँ से एडजस्ट करके 3 नंबर नोड रख लो ताकि इसको पॉइंट आउट करे और ये चेन से हट जाए, ठीक है ना। तो इन 3 स्टेप से आपने क्या किया है, अपनी अवेल लिस्ट को एडजस्ट किया है कि अगर अवेल लिस्ट में कोई नोड नहीं पड़ा था, अवेल लिस्ट में से अगर नोड नहीं है तो ओवरफ्लो हो जाए, अगर नोड पड़ा है तो उस नोड को एडजस्ट कर दिया जाए। जब आपके पास वो नोड आ गया तो आप उस नोड के अंदर आइटम डाल सकते हो। जैसे 10 के बाद मैंने यहाँ पे 20 डाला है तो मैं यहाँ पे 20 डाल सकता हूँ। वो इस स्टेप से किया है मैंने कि न्यू के इन्फॉर्मेशन पार्ट में आप आइटम को स्टोर कर दो जो कि 20 है। अब मैंने क्या किया है, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग नोड पे एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक इस स्टेप की आपको ज़रूरत थी, आप इसको छोड़ सकते थे। ये सीधा मतलब ये है कि मैं हेड को पॉइंटर को पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हेड को मैं पीटीआर कंसिडर करूँगा, पर आप इसको छोड़ सकते थे। जो हेड नोड में पड़ा है, हेड नोड में अभी मेरे कहाँ क्या पड़ा है, ये देखिए 1 पड़ा है। कहता 1 नोड जो है वो लिंक के न्यू में डाल दो, ये जो नया नोड आपने बनाया है 2 नंबर, इसके लिंक में 1 डाल दो, तो ये चेन आपकी कंप्लीट हो गई, ये वाली। फिर क्या करो, जो नया नोड है उसको हेड बना दो। नया नोड क्या है मेरा 2, इसको नया नोड हेड बना दो जो इस स्टेप से हुआ है, और ये एग्जिट हो गया है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो आप ये 4th स्टेप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते थे। पहले नोड में क्या किया, चेक किया ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। अगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो पहला नोड अवेल लिस्ट से निकाला, उसको न्यू नोड बोल दिया, अवेल को एडजस्ट किया अगले लिंक को पॉइंट आउट करवा के, जो नया नोड निकला है उसके इन्फॉर्मेशन में आइटम डाली यानी 20 डाली, जो हेड नोड था मतलब 1 था, 1 की वैल्यू लिंक के न्यू में डाली, ये काम किया। हेड इक्वल टू न्यू, जो ये न्यू नोड है 2, इसको नया हेड नोड बना दिया और एग्जिट कर दिया। तो ये आपका इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट का ये एल्गोरिथम था। अब बात करते हैं डिलीशन एट द बिगिनिंग, डिलीशन ऑफ द लिस्ट। अब आपकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, मान लीजिए इसमें से आपने एक नोड डिलीट करना है। जैसे आपने ये नोड डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के प्रोसेस को हम 3 तरीक़ों से पॉइंट आउट कर सकते हैं। या तो शुरू वाला नोड डिलीट कर रहे हैं, या एकदम एंड वाला नोड डिलीट कर रहे हैं, या बीच में कोई और नोड है उसको डिलीट कर रहे हैं। जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहोगे उसको हम आइटम नोड ही कहेंगे। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसमें मैंने उसी को फॉलो किया है, जैसे कि आपका इंसर्ट होते हुए ओवरफ्लो हो सकता है, वैसे ही डिलीट करते हुए आपको अंडरफ्लो देखना है। अगर कोई नोड पड़ा ही नहीं है, हेड नोड में कुछ है ही नहीं, तो क्या डिलीट कर लोगे। तो हेड अगर नल है तो भैया अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो करके यहाँ पे स्टेप 9 आना था, एल्गोरिथम को एग्जिट कर दो। लेकिन अगर नोड आपने डिलीट करना है तो हमने क्या करना है, पीटीआर इक्वल टू हेड, जो पहला नोड होगा उसको हम पॉइंटर कंसिडर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए आपने इस नोड को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, तो इसके पीछे वाला जो नोड है उसका लिंक पार्ट भी आपको हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसको स्टोर करने के लिए एक प्रीवियस नोड का इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस नोड का। तो शुरू में प्रीवियस इक्वल टू नल रख लिया। अब
जब तक आपका पीटीआर नल नहीं हो जाता, और मान लीजिए आप पूछोगे ना कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे 10 नंबर एलिमेंट डिलीट करना है, 20 नंबर एलिमेंट डिलीट करना है, जब तक आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता या जब तक आप लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रीवियस पीटीआर आप करते जाओगे, आगे आगे मूव करते जाओगे। यानी कि अब जब यहाँ पे हो तो प्रीवियस नल है, जब आप यहाँ पे आ गए तो ये प्रीवियस बन गया और ये पीटीआर बन गया, जब इसके आगे चले जाओगे तो ये प्रीवियस बन जाएगा और ये पीटीआर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपकी पीटीआर नल है, मतलब कि हमें पीटीआर हमने शुरू में नल रखा था और ये नल ही रहा है, इसका मतलब ये है कि जो नोड आप इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट करना चाहते हो और एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं मैसेज दे दिया कि आइटम भैया है नहीं हमारे पास, इसको डिलीट कर दो। लेकिन अगर आपको नोड मिल गया तो आप क्या करोगे, प्रीवियस चेक करोगे, इसका प्रीवियस क्या है। अगर आप ये नोड डिलीट कर रहे हो तो इसका प्रीवियस तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ आपको हेड एडजस्ट करना है। हेड जो है वो 2 से मूव होकर 2 के जो लिंक में पड़ा है, जैसे कि 1 पड़ा है तो 1 को पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है ना, 1 को पॉइंट आउट कर देगा। यहाँ पे मैंने पहला नोड डिलीट किया हुआ है, बिगिनिंग वाला। ठीक है ना। लेकिन अगर प्रीवियस है, अब जैसे कि अब यहाँ पे आप 10 डिलीट कर रहे हो, अगर आप 10 डिलीट कर रहे हो तो प्रीवियस क्या है मेरा 2 है ना। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, सॉरी इसको डिलीट करोगे, मैं डिलीट कर रहा हूँ फर्स्ट नोड को, तो इसका प्रीवियस तो नहीं है, तो ये ठीक है मेरी एल्गोरिथम। लेकिन अगर प्रीवियस कोई वैल्यू लेके आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 है तो 1 का प्रीवियस, इसके लिंक को एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी मैंने उसके लिए कोड नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट को कोड कर रहे हैं। जब आप ये नोड निकाल लोगे, जैसे आपने ये 10 नंबर नोड यहाँ से बाहर कर लिया है, हटा लिया है, ठीक है ना, नोड हटा लिया है, तो आप क्या करोगे, उसको पीटीआर में एडजस्ट करोगे, अवेलेबल में एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो आइटम डिलीट हुई है उसको प्रिंट करोगे और अपनी एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाओगे। अब देखिए ये है बिगिनिंग का, पर आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती से डायग्राम में इसको डिलीट, बिगिनिंग को डिलीट करना था, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ये गलती है। आई थिंक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये भी मैं आपको एडजस्ट सही कर देता हूँ। अगर आप बिगिनिंग का डिलीट कर रहे हो तो इसके बाद आपके ये होना चाहिए था कि हेड नोड में आ जाएगा 1 और 1 के अंदर पड़ा है आपका 10, और ये आपका आउटपुट आनी चाहिए थी बिफोर और आफ्टर, अगर आप इंसर्ट डिलीशन एट द बिगिनिंग कर रहे हो। तो ये आप मत करना, ये वाला पार्ट। ओके, तो ये आपका एल्गोरिथम था इंसर्शन और डिलीशन का। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। चलते हैं सी पार्ट पे। सर्कुलर क्यू क्या होता है, ये एरे से कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो सर्कुलर क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है भैया, जैसे कतार में लगे होते हैं लोग, जैसे एक ये मूवी टिकट काउंटर है जहाँ पे आप मूवी की टिकट ले रहे हो, मूवी टिकट काउंटर है, ठीक है। मूवी टिकट काउंटर के बाहर लोग लगे हुए हैं, ये पहला बंदा खड़ा है, दूसरा बंदा खड़ा है, तीसरा। नया बंदा जब आके खड़ेगा तो एकदम लाइन के पीछे आके खड़ेगा ना, है ना, और टिकट लेके जो बाहर निकलेगा यहाँ से निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं क्यू। क्यू के 2 एंड होते हैं, जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होता है उसको हम बोलते हैं रियर एंड, और जहाँ से एलिमेंट डिलीट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। क्यू एक फीफो टेक्निक को फॉलो करता है। फीफो का मतलब होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, जो बंदा लिस्ट में सबसे पहले लगेगा वही सबसे पहले बाहर होगा, इसी को हम क्यू बोलते हैं। क्यू के आगे फर्दर टाइप्स आती हैं, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डबल एंडेड क्यू। आपको उसने सर्कुलर क्यू पूछा था तो इसलिए सर्कुलर क्यू को ही एक्सप्लेन करेंगे। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे दिखता है, लेकिन सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है ना। तो सर्कल के अंदर अगर आप एलिमेंट इंसर्ट डिलीट करोगे तो कैसे एडजस्ट होगा, वही चीज़ आपको बताना था। सर्कुलर क्यू में बस ये होता है कि मान लीजिए ये आपकी सिचुएशन है कि यहाँ पे बी पड़ा है, यहाँ पे सी पड़ा है, यहाँ पे डी पड़ा है, यहाँ पे ई पड़ा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस वक्त आपके फ्रंट की वैल्यू 1 होगी क्योंकि बी डिलीट होने वाला है, और रियर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। देखिए अब अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि भैया एफ इंसर्ट कर दो, आपके पास जगह तो है, लेकिन जो आपका फ्रंट है, जो आपका रियर है, वो वापस पहले पे आ जाएगा। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है, फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू फ्रंट की वैल्यू 1 और रियर की वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब फ्रंट ग्रेटर देन रियर हो सकता है सर्कुलर क्यू में, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट सर्कुलर क्यू के अंदर आप अगर आखिरी में खड़े हो तो आप सीधा पहले पे आ सकते हो, अगर पहले पे जगह एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर क्यू होता है, ये आप डायग्राम बना सकते थे पेपर में, ठीक है ना, और ये सर्कुलर क्यू का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसने बोला था इसको एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो आपके बुक में दिया हुआ कोड था, उसको मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, तो मैंने उसमें कोड में थोड़ी एडजस्टमेंट करी हैं। मैं इस आपको कोड को फटाफट समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया है
ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मैंने क्या किया, दो हेडर फाइल्स को कॉल किया, एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए ऐड मेथड, एलिमेंट डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड, दो मेथड्स बना लिए। एरे का साइज मैंने 10 रखना था क्यू का, तो मैंने मैक्स 10 ले लिया कि एरे का साइज 10 रहेगा। मतलब ये जो मेरी एरे बनेगी, इस एरे के अंदर 10 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने एक एरे बना के रख लिया कि भैया क्यू बना लेते हैं 10 की। इसको आप ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए ये क्यू बन गया है 0 से लेकर 9 तक का। फिर मैंने क्या किया, अभी कोई एलिमेंट इसमें नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने क्या किया, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू 1 -1 -1 कर दी है। ठीक है ना। इनको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया है, एक मेन्यू बनाया है कि 1 पे एडिशन होगा, 2 पे एलिमेंट रिमूव होगा और 3 पे एग्जिट होगा। जो बटन आप प्रेस करोगे स्विच केस के अकॉर्डिंगली वो वाला केस चला दिया है। अगर 1 प्रेस करता है तो उससे एलिमेंट पूछता हूँ और उस एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। अगर वो डिलीट करने को बोलता है तो लिस्ट में सबसे आगे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जब वो एग्जिट करना चाहता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और डिफ़ॉल्ट पे मैंने किया कि इसके अलावा कोई बटन दबाते हो तो इनवैलिड चॉइस। आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब यू कुड हैव स्किप्ड दिस मेन फंक्शन। आप अभी भी छोड़ सकते हो मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन मैंने आपको क्योंकि इंप्लीमेंट करके आप आउटपुट दिखानी थी, इसलिए मैंने मेन फंक्शन लिया है। लेकिन आप बिना मेन फंक्शन के आगे कोड कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है ना। तो ये मेन फंक्शन था जिसमें ये कोड रन होगा। अब चलते हैं इसका दूसरे पार्ट की तरफ, ऐड और डिलीट कैसे हो रहे हैं। तो पहले बात करते हैं ऐड की। मान लीजिए ये आपकी क्यू पड़ी है 0 से लेकर 9 तक की। अब ये पूरी की पूरी फुल है। पूरी की पूरी फुल होने के दो चांसेस होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, मतलब फ्रंट 0 पे है और रियर है मैक्स -1 पे है। इसका मतलब क्यू ओवरफ्लो है। एक सिचुएशन और होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाई थी। मान लीजिए ये नोड्स हैं आपके बी सी डी ई, यहाँ पे एफ डाला है, 0 1 2 3 4। तो फ्रंट मेरा कहाँ पे है, फ्रंट है मेरा 1 पे और रियर मेरा कहाँ पे है 0 पे। ऐसे सिचुएशन में भी हमारा क्यू ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मेरा रियर फ्रंट -1, मतलब कि 1 -1 मान लीजिए 0 मोड मैक्स -1, 0 मोड 9 करेंगे तो 0 आ रहा है। अगर मेरा रियर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्यू भरी हुई है, क्यू ओवरफ्लो कर रही है। ठीक है ना। तो ये आपके दो केसेस चेक किए हैं ओवरफ्लो के। उसके बाद जब आप इंसर्ट करने जा रहे हो, क्योंकि शुरू में फ्रंट की वैल्यू -1 थी और रियर की वैल्यू -1 थी, जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे ना यहाँ पे मान लीजिए 10, तो आपके दोनों वैल्यू 0 0 हो जाएंगी। तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू 0 कर दें। ठीक है ना। और अगर हमारा रियर आखिरी पोजीशन पे था, जैसे यहाँ पे ई के बाद हमने एफ पे मूव किया था, अगर मेरा रियर आखिरी पोजीशन पे है और फ्रंट 0 नहीं है तो रियर को 0 कर दो। और नॉर्मल केसेस में रियर में एक ऐड करता जा बस। जब आपकी रियर की पोजीशन एडजस्ट हो जाती है तो आप क्यू रियर पे एलिमेंट डाल दो, डालने के बाद मैसेज दे दो कि एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। तो ये आपके क्यू में रियर करने का कोड था, एरे इंप्लीमेंटेशन। जब आप डिलीट करोगे तो अगर फ्रंट -1 है तो कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा, क्यू में एम्प्टी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यू फ्रंट में जो भी पड़ा है उसको डिलीटेड फ्रंट कंसिडर कर दो, ताकि उसको आप प्रिंट कर सको कि ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है। अब आपने फ्रंट एडजस्ट करना है। अगर फ्रंट और रियर दोनों खाली थे, इसका मतलब कि भाई एक ही एलिमेंट पड़ा था, उसको डिलीट कर दिया तो दोनों की वैल्यू -1 कर दी। अगर फ्रंट आखिरी पे था तो फ्रंट 0 पे ले जाएंगे, नहीं तो फ्रंट में एक ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कोड बेसिकली आपको एग्जाम में लिखना था, क्यू को इंसर्ट करने का और सर्कुलर क्यू में इंसर्ट और सर्कुलर क्यू में डिलीट कराने का। इस कोड की आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। मैंने पहली बार मेरा कोड चला, मैंने 1 प्रेस किया तो 12 इंसर्ट कर दिए, फिर 1 प्रेस किया फिर 23 इंसर्ट कर दिया, फिर 1 प्रेस किया। ठीक है ना। तो हुआ क्या, पहले 12 इंसर्ट हो गया क्यू में, फिर 23 इंसर्ट हो गया। तो फ्रंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, रियर यहाँ पे है। जब मैंने डिलीट करने को बोला तो फ्रंट वाला एलिमेंट 12 डिलीट हो गया। ठीक है ना। फिर मैंने फ्रंट मेरा मूव होकर इधर आ गया, फिर मैंने 23 वैल्यू यानी फिर मैंने डिलीट करने को बोला तो उसने अगला एलिमेंट 23 डिलीट कर दिया। ठीक है ना। और इसके बाद मैं प्रोग्राम से एग्जिट हो गया। तो ये आपके सर्कुलर क्यू के कोड की आउटपुट थी। बेसिकली आपको ये पार्ट और 7 नंबर लाइन तक यहाँ तक का कोड लिखना चाहिए था, बाकी आप मेन फंक्शन स्किप कर सकते थे। लेकिन आपको आउटपुट दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। ओके। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये एक्सप्लेन करो। तो प्रिम कॉस्ट और उस पर फोकस करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है, एक होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। इनकी ये वैल्यू, ये नोड्स हैं A
बी, सी, डी। इनकी ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं वेट्स की, जैसे 2, 3, 1, 4, 5, 2, 1। ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, इसमें से सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, मतलब सारे नोड्स को कंसिडर करना है, और एजेस एक कम लगानी होती हैं। अगर आपके पास n एजेस हैं तो आप n वर्टिसेस हैं, n वर्टेक्स हैं, तो n-1 एज लगानी होती है आपको। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं, मतलब आपने 3 एज लगानी है, और मेक श्योर करना है 3 एजेस से ये क्लोज बॉक्स ना बन जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा ना बंद हो जाए, ठीक है ना, मतलब आपका बंद साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने ये रूट फॉलो कर लिया, एक ये वाली लाइन कंसिडर कर ली, एक ये वाली लाइन कंसिडर कर ली, और एक ये वाली लाइन कंसिडर कर ली। तो इसका कॉस्ट कितना था 1, इसका कॉस्ट कितना था 1, और इसका कॉस्ट कितना था 4। अब इन सबको ऐड कर लो तो कितना आ गया टोटल 6। हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यही होता है कि कम से कम कॉस्ट लगे सारे वर्सेस का एक ग्राफ निकालने में, यही हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर n वर्टेक्स हैं तो n-1 एजेस होती हैं, ठीक है ना, और कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। प्रिम्स एक एल्गोरिदम देता है जो आपको इस डायग्राम को बनाने में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा प्रोवाइड करता है। प्रिम एल्गोरिदम एक ग्रीडी अप्रोच है, मतलब हमेशा लोएस्ट कॉस्ट को कंसिडर करेगा, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करके देता है। ये मैंने सिंपल इंग्लिश में ही स्टेप्स लिखे हुए हैं। कहता है किसी भी वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेना, और उसके बाद 3 से लेकर 5 तक स्टेप ये वाले बार बार रिपीट करते जाना, जब तक कि सारे वर्सेस आपके इंक्लूड नहीं हो जाते हैं एमएसटी में, ठीक है ना। जो एमएसटी सेट में नोड्स आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनमें से आप एजेस ढूंढो। जैसे आपने स्टार्टिंग नोड ए ले लिया, तो ए में से कितनी एजेस जा रही हैं, 3 एजेस जा रही हैं, 2, 3, 1। इनमें से सबसे कम वेट वाली कौन सी है, 1, उसको लिस्ट में इंक्लूड कर लो। फिर 1 के बाद आप सी पे पहुंचे, तो सी से कौन कौन सी एजेस जा रही हैं, तो उस तरीके से आप यही प्रोसेस बार बार करते जाओगे। तो ये आपके प्रिम्स एल्गोरिथम जो लिखना था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कैसे समझाया है, देखिए जरा। तो इस तरीके से आप बना सकते थे। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, 4 वर्सेस हैं ए, बी, सी, डी, उनकी एजेस हैं, एजेस की कॉस्ट लगी हुई है। कैसे शुरू करता है प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है कि सारे वर्सेस उसी पोजीशन पे लगा दो, लेकिन एज कोई मत लगाना, और इनमें से कोई एक को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लो। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किसको कंसिडर किया है, ए को। कहता है अब आप क्या करो, इनमें से जो एजेस जा रही हैं उनको लिस्ट में रख लो। तो 2 एजेस जा रही हैं, एक है ए से बी 1 की, और एक है ए से सी 3 की। सबसे छोटी एज कौन सी थी, ए से बी 1 की। अगली डायग्राम में इसको फाइनलाइज कर दो, तो ए से बी की लाइन को मैंने फाइनल कर दिया। जब आपने बी इंक्लूड कर लिया, तो बी से कौन कौन सी एजेस जा रही हैं, बी से ए की तरफ, बी से सी की तरफ, और बी से डी की तरफ एज जाती है, ठीक है ना। जो एज आप कंसिडर कर चुके हो, ऑलरेडी लिस्ट में है, उसको आप लिस्ट में नहीं लिखोगे। इसके अलावा जो एजेस आती हैं बी टू सी और बी टू डी, इनको भी मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया, और पुरानी एज में वहीं पे रहने दूंगा। अब इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी थी, तो बी टू सी छोटी थी, तो अगले डायग्राम में मैंने इस डायग्राम के अंदर एक्सटेंशन करी और बी टू सी एज इंक्लूड कर दिया। जब मैं सी पे पहुंच जाऊंगा, फिर सी से कहाँ कहाँ एजेस जा रही है मैं उनको कंसिडर करूंगा। तो ये देखिए, जब मैं पहुंच गया तो सी से कहाँ कहाँ एज जा रही है, एक सी से डी की तरफ, और एक सी से बी की तरफ, और एक सी से ए की तरफ एज जा रही है। सी से ए वाली एज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सी से बी वाली एज हम फाइनलाइज कर चुके हैं, तो बची कौन सी, सी से डी, उसको फाइनलाइज कर लिया, सी से डी 2। इन तीनों में से छोटा कौन सा था, सी से डी 2, तो सी से डी वाली 2 वाली एज मैंने इंक्लूड कर दी। अब बेस्ड ऑन माई फार्मूला, मेरे अगर n वर्टेक्स होते हैं, अगर n वर्टेक्स हैं, तो मेरे पास n-n एजेस होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे n यहाँ पे 4 था, क्योंकि मेरे पास 4 वर्टेक्स थे, तो 4-1 मतलब कि 3 एजेस होनी चाहिए। 3 एजेस मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। अब इनके कॉस्ट को मैं ऐड कर लूँगा, जो कि मेरे प्रोड्यूस करता है 6। तो इस डायग्राम का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बेस्ड ऑन प्रिम्स एल्गोरिथम हमारा ये आंसर आता है। तो ये आप अपना मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री और ग्रीडी अप्रोच के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और ये कैसे काम करती है, ये बताइए। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक है जो क्या करती रहती है, जैसे आपकी ये लिस्ट है 5, 2, 1, वो इस लिस्ट को एक एक करके सॉर्ट करना शुरू करती है। जैसे पहले एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड कंसिडर करेगी, तो लिस्ट क्या रही 5, 2, 1। फिर क्या करेगी, इस 2 को उठाएगी और इस लिस्ट में सही पोजीशन पर रख देगी, मतलब 2 और 5। फिर क्या करेगी, 1 को उठाएगी, 1 को सही पोजीशन रख देगी, 1, 2, 5। इंसर्शन सॉर्ट कॉमन लाइफ में हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं,
इंसर्शन सॉर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है जो पेपर चेकर होते हैं ना, जो पेपर में सिटिंग देते हैं, सर्वेयर। तो मान लीजिए 12 बच्चे पेपर दे रहे थे, 12 स्टूडेंट्स थे। 12 स्टूडेंट्स ने जब अपने पेपर दिए तो अपनी शीटें आगे जाके रखते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये टेबल है, टेबल पे जैसे 2 नंबर वाला स्टूडेंट आया, उसका पेपर हो गया, उसने यहाँ पे अपना आके शीट रख दी। फिर 5 नंबर वाला पेपर खत्म हो गया उसका, 5 नंबर वाले ने आके अपनी शीट यहाँ पे रख दी। तो ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ द एग्जाम 12 स्टूडेंट्स की 12 शीटें यहाँ पे पड़ी तो हैं, लेकिन वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे रखेगा? टीचर पहली शीट उठाएगा, मान लीजिए उसको शीट मिली 6 नंबर, तो 6 नंबर शीट यहाँ पे रख देगा। फिर अगली शीट उठाई मान लीजिए 7 नंबर, तो 6 के ऊपर 7 नंबर बना देगा। फिर शीट आई मान लीजिए 9 नंबर, तो वो यहाँ पे रख देगा। फिर शीट आ जाएगी 1 नंबर, तो वो यहाँ पे रख देगा। फिर आगे 3 नंबर, फिर यहाँ पे रख देगा। मतलब अनसॉर्टेड लिस्ट में से चीज़ें उठा उठा के सॉर्टेड लिस्ट में डालता जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता होता है। तो ये आपका एल्गोरिथम था इंसर्शन सॉर्ट का, ठीक है ना। करना क्या है हमने, एरे जो एलिमेंट होंगे उसको एरे कंसिडर करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये एरे होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? वो n होंगे। जिस एलिमेंट को आप सही पोजीशन ढूंढ रहे हो उसको की कहा जाएगा। और लूप एलिमेंट्स के लिए i और j का इस्तेमाल किया गया है। लूप चलेगी आपकी 1 से लेकर n तक की। 0 से क्यों नहीं? क्योंकि 0th एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड होता है, ठीक है ना। एरे वाले एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को आप की कंसिडर कर दोगे। फिर आप j से इक्वल टू i-1 से लूप चलाओगे जब तक आप एंड तक नहीं पहुंच जाते, या जब तक आपको एलिमेंट लेस देन नहीं मिल जाता। अगर ये मिलता है तो आप क्या करोगे? पोजीशंस को स्वैप करोगे, इन द एंड फाइनल पोजीशन को स्वैप करोगे और अगले एलिमेंट पे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है ना। इस स्टेप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोड पे फोकस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन बोली थी। तो इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है वो बताई हमने। ये लिस्ट थी हमारे पास, हमने पहला एलिमेंट उठाया, इसको बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड कंसिडर किया, तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट मतलब कि ये सॉर्टेड है। फिर मैंने 10 उठाया, 10 को जब 8 से कंपेयर किया तो 10 8 से बड़ा था, इसलिए ये अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, 8 और 10 सॉर्ट हो गए। फिर मैंने 25 उठाया, 25 को 10 से कंपेयर किया, 25 बड़ा था, तो इसका मतलब बस लिस्ट एक्सपेंड हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। फिर अगला एलिमेंट आया 8, जब 8 आया तो मेरे को क्या करना पड़ा, 8 10 25 था और नया एलिमेंट 8 आ रहा था। पहली बारी 8 25 से कंपेयर किया, 8 लेस देन 25 था, तो क्या हुआ, 8 10 8 25। फिर इस 8 को कंपेयर किया 10 से, अगेन ये 10 8 छोटा था 10 से, फिर मैंने क्या किया 8 8 10 25, ठीक है ना। और इस तरीके से इन द एंड मेरा 8 इस पोजीशन पे आ गया। फिर अगला एलिमेंट 16 उठाया, 25 16 से छोटा था तो 25 पीछे जाएगा, 16 यहाँ पे आएगा। फिर 16 10 से कंपेयर होगा, बड़ा था तो यहीं पे आके रुक जाएगा। फिर 27 उठाया, 27 को पहले 25 से कंपेयर किया, 27 25 से छोटा बड़ा था इसलिए वहीं पे रह जाएगा। फिर हमारा 2 आया, तो 2 पे अब सारे प्रोसेस चलते जाएंगे। कैसे चलेंगे, 8 8 10 16 25 27, अब 2 आया, तो 2 को 27 से कंपेयर किया तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 27। फिर 2 को 25 से कंपेयर किया, अगेन शिफ्ट हो जाएगा 2 25 27। फिर 2 को 10 से कंपेयर किया, 16 से कंपेयर किया, अगेन शिफ्ट हो जाएगा 2 16 25 27। फिर 2 को कंपेयर किया 10 से, अगेन शिफ्ट हो जाएगा 2 10 16 25 27, ठीक है ना। फिर 2 कंपेयर होगा 8 से, फिर हो जाएगा 2 8 10 16 25 27। फिर अगले 8 से कंपेयर होगा, फिर 2 8 8 10 16 25 27। तो इस तरीके से आपकी ये फाइनल आउटपुट आ गया। फिर आपने 45 को कंपेयर किया, 45 पहले से ही बड़ा निकला तो यहीं पे रोक दिया। इन द एंड ये आपकी इंसर्शन सॉर्ट की मदद से सॉर्टेड लिस्ट का आंसर आता, ठीक है ना। और ये स्टेप्स आप एक्सप्लेन कर सकते थे पेपर में कैसे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। मैंने कलर करके किया है, आप सर्कल कर करके रिप्रेजेंट कर सकते थे कि आप कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहाँ पे पहुँचे हो। तो ये आपके इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम था और उसकी वर्किंग थी, ये आपने एक्सप्लेन करनी थी। इसी के साथ सेकंड का ए पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं हम सेकंड के बी पार्ट पे, जिसमें एवीएल ट्री बोला हुआ था। तो एवीएल ट्री क्या होता है? एवीएल ट्री स्टैंड्स फॉर सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज। एवीएल ट्रीज 2 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, एंडरसन वेल्सकी एंड लैंडिस के नाम पे एवीएल ट्रीज का नाम पड़ा हुआ था। एवीएल ट्रीज सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं और ये हाइट बैलेंस रखते हैं। हाइट बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे ये नोड है, ठीक है ना, ये बैलेंस रहेगा, एक तरफ नोड आपके नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये रीएडजस्ट कर जाएंगे अपने आप को। तो ये एवीएल ट्री होते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का बैलेंस एक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, BF। बैलेंस फैक्टर की वैल्यू अगर हर एक ट्री की 0, 1 और -1 आती है तो मेरा ट्री बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। अगर 2, -2 या इससे ऊपर कुछ भी आ गया तो इसका मतलब मेरा ट्री बैलेंस्ड नहीं है। एक निकाल के दिखाता हूँ आपको ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका A नोड है, ये B नोड है, ये C नोड है, ये D है, ये E है और ये F है। F का लाइफ फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस फैक्टर का, BF इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, F के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है 0, इसके राइट में कुछ नहीं है तो 0, तो 0 - 0 करोगे क्या आंसर आएगा 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर आया 0। D के लेफ्ट में एक एलिमेंट पड़ा है, D के राइट में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, तो 1 - 0 कितना आ गया 1। B के लेफ्ट में 2 पड़े हैं, इसके राइट में कितना पड़ा है 1 पड़ा है, तो 2 - 1 कितना आ गया 1। इसका ना लेफ्ट है ना राइट है तो 0, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है तो 0। A के लेफ्ट में कितने पड़े हैं 3 पड़े हैं और राइट में कितना पड़ा है 1 पड़ा है, 3 - 1 किया 2। अब इन सभी नोड्स में से किसी भी नोड की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई या -1 से कम -2 आ गई तो ये बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये ट्री बैलेंस्ड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रोटेशंस लगती हैं। जो ट्री बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए रोटेशंस लगती हैं। 4 तरीके की रोटेशंस हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, LR रोटेशन और RR रोटेशन। ठीक है ना। तो अब इनको देखते हैं। इसको समझने के लिए मेन उसने ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी थी और फिर भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वो कैसे सॉल्व किया गया है। तो मेरे पास लिस्ट क्या थी, मुझे यहाँ पे एक बार लिस्ट लिख लेनी चाहिए। 8, 13, 27, 9, 12, जस्ट अ सेकेंड। तो ये लिस्ट है, मैं इसको यहाँ से कंसिडर करूँगा, जो जस्ट अ सेकेंड। देखिए कैसे करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है इंसर्ट। जब भी आपने इंसर्ट करना है ना, आप BST के हिसाब से इंसर्ट करोगे, बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से। तो पहला एलिमेंट 8 है, 8 को मैंने ऊपर इंसर्ट कर दिया। फिर आया 13, तो मैंने देखा 8 13 से बड़ा है कि छोटा है। 8 13 से बड़ा था तो मैंने राइट में एडजस्ट कर दिया। अब अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो लेफ्ट राइट 0, इसका 0 - 1 -1 आ जाएगा, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया 27, 8, 13 और 27 मैंने इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 27 8 से बड़ा था तो राइट में मूव किया, 13 से भी बड़ा था तो राइट में जाके एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। अगर यही 7 होता तो 8 से छोटा होता तो मैं यहाँ जाके एलिमेंट इंसर्ट कर देता, पर अभी 7 नहीं है। जब मैंने ये किया तो देखिए इसका बैलेंस फैक्टर है 0, क्योंकि ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। इसका बैलेंस फैक्टर है -1, क्योंकि लेफ्ट में 0 है राइट में -1 है। इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 2, क्यों -2, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में 2 है तो -2। जब बैलेंस फैक्टर -2 हो गया, इसका मतलब अब हमारी रोटेशन परफॉर्म होगी। रोटेशन कैसे परफॉर्म होगी? ये जो नोड है ये पेरेंट नोड बन जाएगा 13, जो इसका पेरेंट था वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और जो इसका राइट चाइल्ड था वो राइट चाइल्ड ही लगा रहेगा। तो ये मैंने रोटेशन परफॉर्म करी और ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। फिर मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया 9, तो 13 से छोटा था तो इस तरफ, 8 से बड़ा था तो इस तरफ। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, इसका 0 है, इसका -1 है, इसका 0 है, इसका 1 है। ठीक है ना। तो आगे चल सकते हैं। 9 इंसर्ट करने के बाद 12, 13 से छोटा था, 8 से बड़ा था, 9 से बड़ा था, 12 यहाँ पे इंसर्ट होगा एज यू कैन सी। जब 12 यहाँ पे इंसर्ट होगा तो अगेन बैलेंस फैक्टर खराब हो जाएगा। इसका 0, इसका -1, इसका -2। जब बैलेंस फैक्टर खराब हो गया तो फिर से इसको एडजस्ट करेंगे। 13, 27, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 8 इसका लेफ्ट बन जाएगा और 12 इसका राइट बन जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, 0 0, 1 - 1 0 0, 2 - 1 1, तो ठीक है। ठीक है ना। तो ये मेरा ट्री बन गया। अगला एलिमेंट आया है 15, 15 को कैसे इंसर्ट किया? 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा है, ये मैंने गलत इंसर्ट कर दिया क्या? आई थिंक यहाँ पे मैंने गलत इंसर्ट कर दिया है। 13 से बड़ा है, 27 से छोटा है, तो 15 यहाँ पे इंसर्ट होता। ठीक है ना। अगर 15 यहाँ पे इंसर्ट होगा तो बैलेंस फैक्टर तो नहीं खराब हुआ, इनका तो ठीक ही था। इसका 0 हुआ है, इसका 1 हुआ है, इसका 2 - 2 नहीं, कोई बैलेंस फैक्टर नहीं हो। तो ये चीज़ आप यहाँ से हटा के यहाँ पे इंसर्ट कर दो 15। अब आगे चलते हैं।
10, 35 और वो आएंगे, ठीक है ना। अब ये सारा क्वेश्चन मेरा यहाँ से गलत हो गया है, तो देखिए मेरी थे 13, 9, 27, 27 के लेफ्ट में 15, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। अब हमारे पास वैल्यू आई है 10, तो 10 कहाँ जाएगी, यहाँ पे। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0। इसका क्या है, 1। इसका क्या है, 0। इसका क्या है, ये था 9 मेरा, है ना। तो इसका क्या था, 1 - 2 - 1। और इसका क्या है, 1 2 3, 3 - 2 1। इसका क्या है, 0। इसका क्या है, 1। तो कोई मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 13। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बार दोबारा बना के दे देता हूँ। यानी कि यहाँ पे कोई रोटेशन परफॉर्म नहीं करनी थी। यहाँ पे मेरा पहले आंसर था 13, 9, 27, 8, 12 और 15 यहाँ पे था। फिर जब आप जब आप इंसर्ट 10 करोगे, इंसर्ट 10 करने से क्या होगा, 13, 9, 27, 15, 8, 12 और ये यहाँ पे जाएगा 10। तो यहाँ पे आपका बैलेंस फैक्टर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस फैक्टर 0, 1, 0, 1 - 2 - 1, 3 - 2, ये ठीक रहता। अगला एलिमेंट फिर इंसर्ट करोगे 35। अगर आप यहाँ पे 35 इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ जाएगा, 13, 13 से बड़ा है 27 और 27 से भी बड़ा है 35। यहाँ पे 15 होता, यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 12 होता और यहाँ पे 10 होता। अभी भी बैलेंस फैक्टर आई थिंक ख़राब नहीं हुआ है। 0, 0, 1 - 1 0, 2, 1 2 3, 3 - 2 1, 1 - 2 -1। हाँ अभी भी ठीक है। फिर आप 25 इंसर्ट करते, 25 कहाँ जाएगा, 13 से। अब यहाँ पे आप क्या इंसर्ट करोगे, यहाँ पे इंसर्ट करोगे 13, इंसर्ट 13, 25 इंसर्ट करेंगे। 25 इंसर्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, 25 जाएगा 13, 13 से 27, 27 से 35, 27 से 15, 15 से बड़ा है कि छोटा है, 25, 15 से बड़ा है तो 25, ठीक है ना। यहाँ पे 9, 8, 12 और 10 लगा रहता। बैलेंस फैक्टर चेक कर लें, 0, -1, 2 - 1, यहाँ पे 0, 2 - 1 1, 1 2 3 3, 1 2 3 3, 3 - 3 = 0, ठीक है ना। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1, इसका -1 - 2 -1। तो ये सही रहता, ठीक है ना। इन सच अ केस आपके एवियल ट्री का आंसर क्या आना था, एवियल ट्री का आंसर था आपका ये 10 यहाँ पे था। तो दिस वाज द फाइनल आंसर आपका एवियल ट्री का 25 इंसर्ट करने के बाद। तो 13, 27, 35, 15, 25, 9, 8, 12 और 10 यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर होता, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सही आ गया है। अगर कुछ गलती होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर दूंगा। आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।